नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लव जौहर। ये वीडियो जानबूझ के हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि हिंदी में कंफर्टेबल हैं, तो इसीलिए मैंने कहा चलो ISO 27001 के इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स आज मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है पहला स्टेप आपका ऑब्टेनिंग मैनेजमेंट सपोर्ट। क्यों ज़रूरी है ऑब्टेनिंग मैनेजमेंट सपोर्ट? मैनेजमेंट सब का सपोर्ट सबसे पहले क्यों ज़रूरी है, आइए समझते हैं। देखिए, बिना मैनेजमेंट सपोर्ट के आपको ना तो बजट मिलने वाला है, ना आपको रिसोर्सेज मिलने वाली हैं, ना आपको मैनेजमेंट के सपोर्ट के बिना कोई टीम मिलेगी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब मान लीजिए आपको 10,000 लोगों की कंपनी में अगर इम्प्लीमेंट करना है, तो आप क्या मैनेजमेंट सपोर्ट के बिना इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको मैनेजमेंट सपोर्ट चाहिए। मैनेजमेंट सपोर्ट में आपको पीपल मिलेंगे, प्रोसेस मिलेगी और टेक्नोलॉजी के टूल्स मिलेंगे जिससे आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, ISO 27001 को। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहली चीज़ है वो होती है मैनेजमेंट सपोर्ट। आपको सबसे पहले मैनेजमेंट सपोर्ट चाहिए, कंपनी का लीडरशिप टीम का सपोर्ट चाहिए, जो भी लोग कंपनी को रन कर रहे हैं उनका सपोर्ट चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है ट्रीट इट एज अ प्रोजेक्ट। अब इसको प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट क्यों करें? देखिए, जब भी आप प्रोजेक्ट को बनाते हैं, जब भी आप प्रोजेक्ट प्लान बनाते हैं, जब भी आप प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं एक प्रोजेक्ट प्लान, तो आप बेसिकली क्या करते हैं? आप बेसिकली कोशिश करते हैं उसको मेजर करने की कि कितना टाइम लग रहा है, कितने दिन लग रहे हैं, कितना कितना एफर्ट लग रहा है। हर चीज़ को आप मॉनिटर कर पाते हैं, मेजर कर पाते हैं। अब मान लीजिए आप उसको प्रोजेक्ट की तरह अगर नहीं ट्रीट करेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट जा रहा है, किस डायरेक्शन में इम्प्लीमेंटेशन जा रहा है। आपको कुछ आइडिया ही नहीं होगा उसका। ठीक है, तो आपको उसको प्रोजेक्ट की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा ISO 27001 को। ठीक है, ताकि आप उसको मेजर कर सकें, मॉनिटर कर सकें और कंट्रोल कर सकें उसका इम्प्लीमेंटेशन। अब प्रोजेक्ट जब आप क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर आप माइलस्टोन भी डाल सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। ये सब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद ही कर सकते हैं। अगर आप उसको एज अ प्रोजेक्ट नहीं लेके चलेंगे, तो आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्कोप के अंदर। स्कोप क्या होता है? आज मुझे ISO पढ़ाते हुए 8 से 10 साल हो गए हैं, आज भी लोग मेरे पास आते हैं स्कोप पूछने के लिए कि सर स्कोप कैसे डिफाइन करें। देखिए, स्कोप का मतलब क्या है? कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जहाँ पे जिसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कंपनी की ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो है हमारी स्कोप। ठीक है, अब उस प्रोसेस के साथ कौन कौन से डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं, उस इंफॉर्मेशन के साथ कौन कौन सी प्रोसेसेस जुड़ी हुई हैं, उसके साथ कौन कौन से डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ पे उस इंफॉर्मेशन का इम्पैक्ट है, ये सारा हम मेंशन करते हैं स्कोप के अंदर। ठीक है, ये है हमारा स्कोप। स्कोप बेसिकली क्या है? कौन सी ऐसी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है जिसको कि एज अ कंपनी हमें प्रोटेक्ट करके चलना है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्कोप। उसके बाद है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। स्कोप डिफाइन करने के बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी हमें बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, क्या ज़रूरत है? गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कोई भी सिक्योरिटी पॉलिसी बेसिकली कंपनी की डायरेक्शन सेट करती है। ठीक है, एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए क्या करना है और किस चीज़ को ना करने से क्या एक्शंस हो सकते हैं। इसलिए डायरेक्शन सेट करने के लिए गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी पूरी कंपनी के लिए बनाना बहुत ज़रूरी है, और ये सारे एम्प्लॉयज़ के लिए एप्लीकेबल रहती है। यहाँ पे कोई भी वो नहीं होती कि भैया ये वाले एम्प्लॉय इसमें नहीं रहेंगे, फ्रीलांसर नहीं रहेंगे या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं रहेंगे। ये जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, इसमें हर हर बंदे की बात होती है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद जब ये हो जाए उसके बाद रिस्क असेसमेंट मेथोडोलॉजी। अब रिस्क असेसमेंट मेथोडोलॉजी क्या है? इसके अंदर कई तरह की मेथोडोलॉजी आती है, लेकिन जो सबसे कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो है एसेट बेस्ड मेथोडोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे एसेट बेस्ड अप्रोच की बात होती है। कैसे एसेट लेते हैं, कैसे उसका एसेट ओनर लेते हैं, कैसे उसका थ्रेट लेते हैं, कैसे उस एसेट की वल्नरेबिलिटीज़ मेजर करते हैं, और उसके बाद कैसे प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट से उसका रिस्क स्कोर निकाल देते हैं। ये सारे का सारा जो एक प्लानिंग है वो यहाँ पे होता है रिस्क असेसमेंट मेथोडोलॉजी में। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट बनता है जहाँ पे इस मेथड को हम डिस्क्राइब करते हैं कि हम ये सब कैसे करने वाले हैं। अब उसकी क्या ज़रूरत है? अगर हम इसको ना बनाएं तो भी तो डायरेक्टली काम कर सकते हैं। नहीं, हम इसको बनाएंगे क्योंकि इसको बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए हम इसको ना बनाएं तो कोई और बंदा जो अगर हमारी जगह आके रिस्क असेसमेंट करना चाहे, तो अगर उसको ये मेथोडोलॉजी नहीं पता होगी तो वो अपने हिसाब से कुछ भी करेगा आके, और रिजल्ट हमारा अलग आएगा। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो रिस्क असेसमेंट का जो रिजल्ट है वो एक जैसा आए, तो हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा रिस्क असेसमेंट मेथोडोलॉजी, ताकि कोई भी अगर बंदा, कोई भी यूज़र, कोई भी एम्प्लॉई अगर आके इसको
इस मेथड से अगर रिस्क असेसमेंट करता है तो उसको रिजल्ट हमेशा इक्वल ही मिलेगा, कोई चेंज भी नहीं दिखेगा। ठीक है। उसके बाद छठा स्टेप है परफॉर्म द रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क ट्रीटमेंट। यहाँ पे बेसिकली कैसे परफॉर्म करना है रिस्क असेसमेंट, कैसे रिस्क ट्रीटमेंट परफॉर्म करना है, उसके बारे में सारा लिखा हुआ है। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद रिस्क ट्रीटमेंट की जो की बात हो रही है, तो चार ऑप्शन होता है रिस्क ट्रीटमेंट का। रिस्क ट्रीटमेंट में रिस्क अवॉइडेंस होता है, रिस्क एक्सेप्टेंस होता है, रिस्क मिटिगेशन होता है और रिस्क ट्रांसफर होता है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग ये ट्रीटमेंट ऑप्शन भी यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। जो भी हमारा रिस्क का कंट्रोल रहेगा उसको हम स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी में मेंशन करेंगे कि कौन कौन से कंट्रोल्स ऐसे हैं जो हमें चाहिए रिस्क को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, वो सारे के सारे हम इंक्लूड करेंगे। और जो हमें नहीं चाहिए किसी भी ज़रूरत की वजह से, चाहे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए या रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर किसी सप्लायर की वजह से, अगर हमें कोई भी सर्टिफिकेशन इन तीनों वजह से नहीं चाहिए तो हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी के अंदर। ठीक है। उसके बाद आती है बात रिस्क ट्रीटमेंट प्लान की, कि रिस्क ट्रीटमेंट प्लान कैसे लिखेंगे। बेसिकली रिस्क ट्रीटमेंट प्लान क्या है आइए देखते हैं। रिस्क ट्रीटमेंट प्लान बेसिकली क्या है, जो भी आप कोई भी रिस्क अगर आपके पास है तो उसको आपको ट्रीट करने के लिए कितने ऑप्शन बताए मैंने, चार ऑप्शन आपके पास है, राइट। अब इन चारों को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कौन इंप्लीमेंट करेगा, कब तक हो जाएगा, क्या प्रोग्रेस है, इन सब के लिए आपको क्या चाहिए, रिस्क ट्रीटमेंट प्लान। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका। ठीक है, ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद नौवीं चीज़ है हमारे पास हाउ टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। अब कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस कैसे चेक करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंट्रोल्स आपने बना तो लिए, रिस्क स्टेटमेंट में आपने डाल भी दिए, लेकिन अब सही से इम्प्लीमेंट हुए नहीं हुए इसकी गारंटी कौन लेगा। इसकी गारंटी लेंगे आईटी ऑडिटर्स, आईटी इंटरनल ऑडिटर्स। अब ये इंटरनल ऑडिटर्स या तो आपकी कंपनी के अंदर कुछ लोग हो सकते हैं जिनको इसका आइडिया हो। अगर आपके पास ये लोग नहीं है तो आपको बाहर से भी यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर्स हायर करके ऑडिट करवाना पड़ेगा कि जो भी आपने कंट्रोल्स जो इम्प्लीमेंट किए हैं वो इफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगर वो दिख गया कि वो सारे कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं तो उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। ठीक है, और उसके साथ में सारे उसके पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स क्रिएट कर दीजिए। ठीक है। और उसके बाद चूंकि आपने सारे कंट्रोल्स नए बनाए हैं, आपने क्रिएट किए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। किसको, स्टेक होल्डर्स को। इस केस में स्टेक होल्डर कौन है, एम्प्लॉई। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। यहाँ पे आप ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट आपने की है इसको आप डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग द आईएसएमएस, यहाँ पे आप आईएसएमएस को ऑपरेट करेंगे। बेसिकली प्लान डू चेक एक साइकिल होता है जिसके थ्रू हमें आईएसएमएस को ऑपरेट करना होता है। तो इसी चैनल पे एक वीडियो है पीडीसीए की, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि कैसे कैसे हम इसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, ये है प्लान डू चेक एक्ट। ठीक है। उसके बाद आ जाइए आगे। उसके बाद मॉनिटर दिया एसएमएस। जब एक बार आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया उसके बाद आपको उसको कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग के लिए आपको एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। उसमें आपको रोल्स एंड डेफिनेशन डिफाइन करने पड़ेंगे, कौन करेगा मॉनिटर, किस फ्रिक्वेंसी पे करेगा, और अगर वो बंदा नहीं होगा तो अगला कौन सा ऐसा रोल होगा जो करेगा मॉनिटर। इस तरह से आपको मॉनिटर करने के लिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बनाना पड़ेगा पॉलिसी। ठीक है। उसके बाद इंटरनल ऑडिट, यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे कि इंटरनल ऑडिट कैसे करना है कंपनी का, कौन करेगा, या तो फिर इम्प्लीमेंटर करेगा या फिर कोई बाहर से आएगा। उसके बाद है मैनेजमेंट रिव्यू। अब जैसे आपने स्टेप वन में मैनेजमेंट सपोर्ट को ले तो लिया, लेकिन अभी तक आपने उनसे ये सब रिव्यू नहीं करवाया जो आप कर रहे हो। तो इसलिए 15 स्टेप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी अभी तक हमने करा है इन सब के जो हाइलाइट्स है वो हम मैनेजमेंट को रिव्यू में भेजें, ताकि वो देख सकें कि हमारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पोस्चर में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ठीक है, मेक सेंस। उसके बाद करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस। मान लीजिए किसी डॉक्टर ने लिख दिया है कि आपको ये दवाई खानी है। ठीक है, तो उस दवाई खाने से आप ठीक हो जाओगे। तो ये क्या है, ये करेक्टिव एक्शन है बेसिकली जो आपको लेना है। सिमिलरली अगर मैनेजमेंट रिव्यू के बाद मैनेजमेंट ने आपको कुछ प्रपोज कर दिया है कि देखिए ये चेंजेस आप कर लीजिए, तो वो चेंजेस हमारे किस में आ जाएंगे, करेक्टिव एक्शन में। ठीक है। तो उस तरह से आपको करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस को टेक केयर करना है, और इसके लिए भी आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप इसको ट्रैक कर सकें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कैसे ISO 27001 को इम्प्लीमेंट किया जाता है। कोई भी क्वेश्चंस किसी भी तरह का इसके ऊपर हो तो आप मुझे चैट पे बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। और बहुत जल्दी नवंबर में मेरा नया कोर्स लॉन्च हो रहा है ISO 27001 हैंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन का, जहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ठीक है? तो इसलिए आप प्लीज़ एक बार अगर इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको डिटेल्स दे दूँगा कोर्स की। और इस कोर्स के अंदर हम लोग इंटरव्यू सपोर्ट भी लेके चल रहे हैं, जहाँ पे जॉब इंटरव्यू सपोर्ट भी कवर्ड है, ठीक है? इस कोर्स के अंदर। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं, अगर आप स्विच करना चाहते हैं जीआरसी रोल में, अगर आप स्विच करना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।